नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू सिंह चौहान अधिश्री एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने हिंदी साहित्य की लेखन पद्धतियों को कंप्लीट किया था और आज हम आदिकाल के नामकरण की पूर्व पीठिका है ना और रीतिकाल के नामकरण विषय को कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये विषय यूजीसी नेट, पीजीटी, केवीएस, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी साहित्य का इतिहास इकाई 2 में ये सम्मिलित है, आदिकाल का नामकरण। ठीक है, देखिए कि आदिकाल को किस विद्वान ने क्या नाम दिया है और क्यों, है ना। ये विषय हमेशा से ही एक विवादित रहा है। तो ये देखिए आप, सबसे पहले आता है आपका चारण काल, है ना। तो चारण काल जो नाम दिया है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। इससे पहले ना गारसा दत्तासी ने और शिव सिंह सेंगर ने कोई इस पर कोई चर्चा नहीं की है। सबसे पहला चारण काल जो नाम दिया है वो दिया है आपका जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, अब ये जो चारण काल नाम है 10वीं शती से पहले चारण काल उपलब्ध नहीं होता, है ना। 10वीं शती से पहले चारण काल उपलब्ध नहीं होता। तो ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने यहाँ पर चारण काल नाम दिया है ये यहाँ पर ठीक नहीं लगता, है ना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रारंभिक काल। ये किसने दिया? मिश्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल का नाम दिया है। तो ये एक तरीके से आपका शुरुआती काल हो गया। तो मिश्र बंधु ने जब इसे आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा तो एक तरीके से शुरुआत इसकी की है, प्रारंभ किया है इसका। तो इसलिए ये प्रारंभिक काल इसे उन्होंने कह दिया, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति का हमें बोध नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बीज वपन काल। तो बीज वपन काल जो कहने वाले हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल क्यों कहा कि द्विवेदी जी ये मानते हैं कि इस काल में हिंदी साहित्य का बीज बोया गया था, है ना। वपन का जो अर्थ होता है, वपन का वो होता है बोना, है ना। तो बीज वपन यानी हिंदी साहित्य का बीज यहाँ से बोया गया था, यहाँ से उसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम वीर गाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। क्यों? अब ये जो वीर गाथा काल है, वैसे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण मानक है हिंदी साहित्य में, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल पर प्रश्न चिन्ह लगाया है ना। उसे क्या कहा है? आदिकाल कहा है, जो कि हम भी इसे यही एक मानक के रूप में मानते आ रहे हैं। हिंदी साहित्य में वो प्रचलित है। वीर गाथा काल क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय जो 12 ग्रंथ लिखे गए थे, है ना, उन 12 ग्रंथों को आधार मानकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम इसे दिया। क्योंकि उस समय जो राजाओं, जो भी चारण कवि थे वो अपने राजाओं की एक तरीके से स्तुति करते थे, या राजाओं की कथा, वीरता की जो कथाएं हैं उन्होंने वो ग्रंथों में सम्मिलित की, है ना। और वो जो 12 ग्रंथ है उस समय के बिल्कुल बहुत आधार ग्रंथ हैं वो, तो उनको मानकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम इसे दिया। अब बात ये है, प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि वो जो 12 ग्रंथ हैं सारे ग्रंथ वीर गाथात्मक नहीं है, वीर रसात्मक नहीं है, है ना। तो ये बात भी यहाँ पर क्या हो जाती है? खारिज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सिद्ध सामंत काल। तो जो सिद्ध सामंत काल है वो कहा है पंडित राहुल सांकृत्यायन ने, है ना। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल। अब इन्होंने सिद्ध सामंत काल क्यों कहा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पंडित राहुल सांकृत्यायन का जो असली नाम है वो क्या है? केदार पांडे। नहीं पता हो तो आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है। तो जब इन्होंने राहुल नाम रखा, केदार पांडे से जब ये राहुल हो गए,
तो हिंदी साहित्य में ये अपनी जब भी रचनाएं करने लगे तो इन्हें राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाना जाने लगा। और इन्होंने क्या किया कि सिद्ध साहित्य को महत्व प्रदान किया। सिद्ध साहित्य और सामंत को, एक तो सिद्ध साहित्य, दूसरा सामंत, दोनों को इन्होंने महत्व दिया है। और उस काल की आध्यात्मिक कविता को भी इन्होंने बहुत महत्व दिया है ना। तो सिद्ध और सामंत, जब हम सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे तब इसका वर्णात्मक रूप से इसे पढ़ेंगे। तो सिद्ध और सामंत दोनों को महत्व प्रदान किया है, क्योंकि उस समय की आध्यात्मिक कविता को ये बहुत महत्व देते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका वीरकाल। वीरकाल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्यों? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। और क्यों कहा है? कि उस समय के क्योंकि चारण कवि थे, वो अपने राजाओं की वीरताओं का जो बखान करते थे, उनकी स्तुति की जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, ये 12 ग्रंथ, तो उन्होंने वीरगाथा काल कह दिया। उसी आधार पर, बिल्कुल उसी आधार पर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने भी इसे वीरकाल की संज्ञा दी है ना। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, संधि काल व चारण काल, डॉक्टर राम कुंवर वर्मा। अब डॉक्टर राम कुंवर वर्मा ने क्या कहा है? संधि काल और चारण काल। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राम कुंवर वर्मा मानते हैं कि ये जो संधि काल है, कि वो क्या कहते हैं यहाँ पर कि अपभ्रंश और हिंदी का एक तरीके से उस काल में, उस समय में ये मिलन मानते हैं कि संधि का मतलब है मिलना, है ना। तो अपभ्रंश और संधि का मिलन हो रहा है, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया? इस काल को संधि काल कह दिया, है ना। और चारण काल क्यों कहते हैं? चारण काल इसलिए कहते हैं कि इस काल के जो कवि हैं, है ना, जो भी कवि है वो किस जाति से संबंधित है? चारण जाति से संबंधित है। तो ये एक तो इन्होंने कह दिया संधि काल, हिंदी और अपभ्रंश का मिलन, है ना। और दूसरा कह दिया इन्होंने यहाँ पर चारण काल, जो कि चारण जाति से संबंधित थे वो कवि, इसलिए इन्होंने चारण काल कह दिया। किसने कहा? डॉक्टर राम कुंवर वर्मा ने संधि काल और चारण काल। फिर आ जाते हैं आपके आदिकाल। ये आदिकाल जो नामकरण दिया वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हम जो काल विभाजन और नामकरण, सर्वसम्मत जो नामकरण हम मानते हैं, वो किसका मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बस जो वीरगाथा काल उन्होंने नाम दिया है उसकी बजाय हम इसे आदिकाल कहना ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं। और ये आदिकाल नाम किसने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्यों? क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि जो उस काल के कवि थे वो क्या थे? परंपरा प्रेमी कवि थे। परंपरा प्रेमी। तो उस समय में जो भी हो रहा था, साहित्य से रिलेटेड हो या संस्कृति से रिलेटेड हो, वो सभी को वो क्या कर रहे थे? सभी को फॉलो कर रहे थे, है ना। तो उन्होंने एक तरीके से इसे आदिकाल नाम दे दिया। ठीक है। और यही सर्वसम्मत भी है। और उसके बाद आता है आपका ये सुमन राजे ने यहाँ पर कहा है आदिकाल को आधार काल। उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने आदिकाल को आधार काल नाम से संज्ञा प्रदान की है। किसने? सुमन राजे ने। तो ये जो थे आपके आदिकाल से संबंधित, आदिकाल को किस किसने क्या नाम दिया है और क्यों नाम दिया है, ये आप थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा कि चारण काल दिया है जॉर्ज ग्रियसन ने, प्रारंभिक काल दिया है मिश्र बंधु ने, बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन। इनका नाम जो है असली वो क्या है? केदार पांडे, भूलना नहीं है बिल्कुल। ठीक है। और वीर काल जो कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। संधि काल और चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर राम कुंवर वर्मा ने। आदिकाल की संज्ञा प्रदान की है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और अब आधार काल कह दिया है सुमन राजे ने। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब आगे चलते हैं। तो अब ये रीति काल का नामकरण। अब देखिए रीति काल को किसने क्या नाम दिया है ना। रीति काल को रीति काव्य नाम दिया है जॉर्ज ग्रियसन ने।
है ना, ठीक है। और अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। रीति काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और कला काल कहा है रमाशंकर शुक्ल ने, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर रीति काल का भी थोड़ा सा याद रखिएगा। आदि काल का थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है। आदिकाल से कोई भी प्रश्न आएगा तो वहाँ से ज़रूर पूछेगा कि आदिकाल को किसने क्या नाम दिया, या तो ये पूछ लेगा या फिर राइटर का नाम लेके पूछ लेगा या फिर आदिकाल का नामकरण देके कि किसने कहा है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। रीतिकाल का कम आता है लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। रीति काव्य कहा है जॉर्ज ग्रियसन ने। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। रीति काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कला काल कहा है रमाशंकर शुक्ल ने, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। हाँ, तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन, जो कि एक सर्वसम्मत नामकरण है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना थी वो क्या थी, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अब ये देखिए आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है, वीरगाथा काल कहा है। 1050 से 1375 विक्रमी संवत, ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आपको याद रहे क्योंकि रामचंद्र शुक्ल को तो पूछते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आदिकाल को इन्होंने नाम दिया है वीरगाथा काल। 1050 से 1375 विक्रमी संवत है, ईस्वी नहीं है, विक्रमी संवत है। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा है, 1375 से 1700 विक्रमी संवत। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीति काल कहा है, 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा है, गद्य काल, 1900 से 1984 विक्रमी संवत, ठीक है। तो ये शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन है जो कि सर्वसम्मत है, अभी तक मानक है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्यों की बात हो जाए कि आदिकाल की पूर्व पीठिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में, ठीक है। अब देखिए कि सबसे पहले है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है ना। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश, जब अपभ्रंश की अंतिम अवस्था चल रही थी तब से क्या माना जाता है, हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है ना, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक, अर्थात कब से कब तक, महाराज भोज के समय से हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है। यानी महाराज भोज का जो समय था और हमीर देव का जो समय था उससे कुछ पीछे तक माना जाता है, ठीक है। अब देखिए अराजाशित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है ना। तो ये जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो वीरगाथा काल नाम दिया है वो यहाँ पर कारगर होता है कि क्यों कहा गया है कि राजाशित जो कवि थे, राजाओं के आश्रय में जो कवि थे, चारण, ठीक है, जिस प्रकार की नीति श्रृंगार और फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, राजाओं की स्तुतियां या उनकी वीरताओं का जो वर्णन करते थे वो जिस प्रकार, उसी प्रकार आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का भी वर्णन किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा क्या कहलाई, रासो कहलाई, है ना। जो भी रासो ग्रंथ है, जैसे पृथ्वीराज रासो है, बीसल देव रासो है, परमाल रासो है, ठीक है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को क्या कहा गया, वीर गाथा काल कहा गया है ना, ठीक है। अब देखिए, हाँ जी, अपभ्रंश नाम पहले पहल, तो ये जो अपभ्रंश नाम है वो सबसे पहले वल्लभी के राजा, कहाँ के राजा, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है तो क्या जवाब होगा इसका, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है।
जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रमी संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा। और इसमें शिलालेख में क्या कहा गया कि इसमें उसने अपने पिता विक्रमी संवत 650 के पहले, है ना, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। किसे? गुहसेन को। और अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है ना। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की क्या है? काव्य भाषा है। ठीक है, अब देखिए, पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा, जो पुरानी हिंदी है उसकी व्यापक काव्य भाषा का जो ढांचा है वो शोरशैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था, है ना। किसका था? ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, ये जो कथन है आपका, ये तो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। बिल्कुल, आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही कैसे? जैसे विद्यापति के इन पदों को भी, है ना। तो ये क्यों कहा गया? कि उस समय के लोग राधा कृष्ण को नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत करते थे। तो उस समय के जो लोग थे वो राधा कृष्ण को नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत करते थे, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत ही सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को, देखिए यहाँ पर गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, तो यहाँ पर आज आपका ये आदिकाल का नामकरण, रीतिकाल का नामकरण और आदिकाल की पूर्व पीठिका आचार्य शुक्ल के संदर्भ में यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ये जो आपका टॉपिक है आदिकाल का नामकरण, इसको अनेकों विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, अपने अपने अनुसार, अपने अपने उनके आधार रहे हैं। सभी के नामकरण विषय पर उन्होंने कुछ ना कुछ अपना आधार बताया है ना। आदिकाल के विषय में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। अब 2014 का भी अगर RPSC स्कूल लेक्चरर का भी अगर आप प्रश्न पत्र उठाकर देखें तो उसमें भी ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किस आदिकाल को किसने क्या कहा, या तो राइटर का नाम दिया है या फिर आदिकाल का जो नामकरण है वो नामकरण दे के उन्होंने पूछा है ना। थोड़ा सा अगर आपको उसको डिटेल में याद रखोगे कि किसने और क्यों नाम दिया है ना, तो ये बहुत बारीकी से आपको याद भी हो जाएगा और याद रहेगा, है ना। ठीक है, तो और आप इसको अच्छे से याद भी रख पाएंगे, है ना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा सा अगर डिटेल में पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो अब ये विषय यहाँ पर ख़त्म होता है, तो जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मिलते हैं नए विषय के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।